हेलो एंड वेलकम टू इंडियस डीएनए एसएससी जेईई की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर अपना डिस्कशन चल रहा था, जिसकी मैंने एक छोटी सी 3 वीडियो की सीरीज लॉन्च करी थी, जिसमें 2 वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। आज अपना लास्ट और तीसरा वीडियो है। इससे पहले जो 2 वीडियो आए थे उसमें सबसे पहले वीडियो में मैंने बात करी थी कि एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से समय समय पर एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुए, कितनी नंबर ऑफ सीट्स आई है, उसके हिसाब से जो है कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ा है। उसके बाद में दूसरे वीडियो में मैंने बात करी थी जनरल स्टडीज़ और रीजनिंग वाले पोर्शन को लेकर कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आप लोगों को तैयार करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, सारा डिस्कशन हुआ था पूरा डिटेल में। आज अपना लास्ट वीडियो है तीसरा, इसके अंदर अपन जो है टेक्निकल को लेकर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो है मैं मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर बातचीत करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे अपन वेटेज को लेकर, हर सब्जेक्ट का वेटेज देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि किस तरीके से जो है लास्ट 3 साल के अंदर वेटेज पूरा का पूरा चेंज हो गया हर सब्जेक्ट का। उसके बाद में जो अपन बात करेंगे थ्योरी और रिवीजन को लेकर। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होता है कि सर लास्ट के 30-35 दिन के अंदर क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए कि थ्योरी को साथ में लेकर चलना चाहिए, शॉर्ट नोट्स पढ़ने चाहिए कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। वो सारी चीज़ें डिटेल में पूरे लॉजिक के साथ में डिस्कस करेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है और क्यों करना है, ठीक है। उसका बाद तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस एंड रिवीजन, कि सर क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही लगाए या फिर गेट ईएसी भी लगाए या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक लगाए, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। और लास्ट के 30-35 दिन में जो है जितनी भी बुक्स अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है उनका रिवीजन किस तरीके से करना है वो भी अपन डिस्कशन करेंगे। चौथा पॉइंट रहेगा टेस्ट, ठीक है, कि टेस्ट सर कहाँ से प्रैक्टिस करें, फुल सिलेबस दे कि सब्जेक्ट वाइज दे कि कौन सी टेस्ट सीरीज ले, वो पूरा डिस्कशन यहाँ पे होगा। और लास्ट 5वां पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, कि पेपर सोल्व करते टाइम पे आप लोगों को क्या अप्रोच रखनी है, क्योंकि एसएससी जेईई में पूरा जो गेम है ना भाई, वो पेपर सोल्व करने की अप्रोच का ही है। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी तैयारी करके जाते हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गेट और ईएससी की कोचिंग करे होते हैं लेकिन वो प्री निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पेपर सोल्व करते टाइम पे क्या अप्रोच रखनी है, किस तरीके से पूरे पेपर को टैकल करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पूरा डिस्कशन अपन लोग स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले अपन भाई वेटेज को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो डेटा लिखे हुए हैं ना, इनसे बहुत सारे कंक्लूजन में निकालने वाला हूँ, यहाँ से बहुत क्लियरिटी मिलने वाली है, ठीक है। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना भाई, स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैंने 2015 से लेके और 2020 के बीच में जितने भी पेपर हुए उनका वेटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 2015 और उससे पहले जितने भी पेपर हुए थे वो ऑफलाइन हुए थे, और 2016 से लेकर 2020 के बीच में जितने पेपर हुए वो सारे ऑनलाइन हुए हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को पता है। अब देखो 2016 से 20 में जो ऑनलाइन पेपर हुए तो क्या हुआ, किसी साल में 2 पेपर हुए अलग अलग शिफ्ट में, किसी साल 3 हुए, तो उनका यहाँ पे एवरेज निकाल के मैंने लिख दिया है। तो डेटा किस तरीके से लिखे वो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अपना मेन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला अपना सब्जेक्ट है बीएमसी। बीएमसी का मतलब है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, दोनों को मिला के बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो पहले इन 3 डेटा को देखो, ये 25, ये 27 और ये 25, ठीक है। क्या समझ में आया कि 2017 से पहले लगभग बीएमसी से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, बहुत अच्छा खासा वेटेज था। अब देखो इन 3 डेटा को देखो, 2018 में 14, फिर 19 में 14 से 15 और 20 में 14। अब इन 3 डेटा को देख के पिछले वाले 3 डेटा को देखते हो तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि -10 बीएमसी में लगभग 10 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पे कम कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये 10 क्वेश्चन का वेटेज कम कर दिया ये तो ठीक है, लेकिन क्यों कम कर दिया वो इंपॉर्टेंट है। वहीं से समझ में आएगा कि एसएससी किस सोच के साथ में पेपर बना रही है, और ये 3 साल से हर सब्जेक्ट में लागू हो रही है वही सोच। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करो, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा भाई, ठीक है, कि क्या रीजन है इसके पीछे। दूसरा सब्जेक्ट देखो क्यूएसवी। क्यूएसवी का मतलब है क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन। यहाँ पे मैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाले सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन का एवरेज था 2017 से पहले। अब इन 3 डेटा को देखो, 10 से 11, लगभग 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये लगभग 10 को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, दिमाग में सेट कर लेना, लगभग 10। देखो कैसे। तीसरे सब्जेक्ट की बात करो सर्वे, 9 से 10, ठीक है, और अभी जी 9 से 10, लगभग 10, ठीक है। यहाँ पे भी 10 का एवरेज आ रहा है ना लगभग। लेकिन सर्वे में एक चीज़ देखो कि कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा सा और इंतजार करो क्यों चेंज नहीं हुआ। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, 10 10, यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन था, उसके बाद देखो 10 10, ठीक है, लगभग 10। अब एक पॉइंट क्लियर करता हूँ, जिस सब्जेक्ट में पहले लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ना, अभी भी लगभग 9 से 10 ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस सब्जेक्ट का जो सिलेबस बड़ा है लेकिन कम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वहाँ पे क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। और कोई सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे लेकिन सिलेबस बाकी सब्जेक्ट के बराबर ही है, तो उसमें क्वेश्चन कम कर दिए हैं, ठीक है। और ये चीज़ 2018 के बाद में देखने को मिलेगी लगातार पिछले 3 साल से। इसका मतलब अभी भी ये चीज़ समझ के चलो
कि जिस सब्जेक्ट में 10 का वेटेज था उसका सिलेबस भी जो बाकी सब्जेक्ट के इक्विवेलेंट था, तो वहाँ पे वेटेज लगभग 10 ही रखा है। तो यहाँ पे एसएससी ने 2018 में बैठ के आराम से सोचा है कि भाई यहाँ पे जो है वेटेज को थोड़ा बैलेंस करते हैं, और इन लोगों ने बैलेंस किया और ये चीज़ आगे बिल्कुल सिद्ध हो जाएगी। 2-4 सब्जेक्ट और देखो आप आराम से, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स कितना बड़ा सिलेबस है, क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे थे, 5, 4, 5। ये सही नहीं था, इन लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाया और 8 से 9 लगभग 9 क्वेश्चन 10 के आसपास ले आए ना वापस से। फिर उसके बाद देखो इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों को मिला देते हो तो सॉइल मैकेनिक्स के लगभग बराबर सिलेबस हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन कितने पूछ रहे थे, 2-2। फिर इन्होंने बढ़ाया, वापस 9 ले आए। देख रहे हो ना, जो बात बोल रहा हूँ वही सिद्ध हो रही है कि हर सब्जेक्ट में जहाँ पे सिलेबस लगभग बराबर है, वेटेज भी बराबर कर दिया इन लोगों ने। उसका देखो इन्वायरमेंटल साइंस कितना बड़ा सब्जेक्ट है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे थे, वापस बढ़ाया, लगभग 9 क्वेश्चन के आसपास ले आए। फिर यही बात ट्रांसपोर्टेशन पर लागू होती है, 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे थे, इन्होंने बढ़ाया, वापस से 9 के आसपास ले आए, ठीक है। फिर देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे इन लोगों ने चेंज किया, क्वेश्चन कम कर दिए। देखो पहले ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, कम कर दिए, लगभग 5 क्वेश्चन कम करें, उसके पीछे रीजन समझो, बिल्कुल क्लियर है। देखो इन लोगों ने क्या किया है, प्री और मेंस को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करिए। कैसे बैलेंस करने की कोशिश करिए, अब मेंस के पेपर उठा के देखोगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जिन जिन सब्जेक्ट से थ्योरी पूछी जाती है ना, तो वहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी और स्टील, ये जो 4 सब्जेक्ट ना, इनमें अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो 20 से 25 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन 4 सब्जेक्ट का वेटेज और बाकी सारे सब्जेक्ट का वेटेज मिला के मेन्स में बराबर रहता है। मतलब ये 4 एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ। तो एक तरीके से अगर आपके 11-12 सब्जेक्ट है तो 4 को ज़्यादा वेटेज दिया मेंस में, तो इन्हीं 4 सब्जेक्ट को इन लोगों ने क्या प्री में कम वेटेज दिया, और बाकी के जो 6 सब्जेक्ट है उनको प्री में लगभग बराबर वेटेज दिया। तो इन लोगों ने क्या एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी कि जहाँ पे प्री में जो ज़्यादा पूछा जा रहा है उनसे मेंस में कम पूछो, और जहाँ पे मेंस में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनको प्री में कम पूछो। बिल्कुल यही सोच है। आगे 3 सब्जेक्ट का और एनालिसिस करूँगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। तो देखो ये 3 सब्जेक्ट अपने कौन से स्ट्रक्चर वाले, इनमें देखो तीनों में स्टार्टिंग में जो है 11, 12, 13 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आजकल देखो लगभग जो है 7 में बोल सकता हूँ, लगभग 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन तीनों सब्जेक्ट में। 3 बोलो या 4 बोलो, क्योंकि मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को एक कर दिया दोनों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 3-4 सब्जेक्ट में थ्योरी वाले जो पोर्शन है उससे अलग कर दिया है वेटेज, और स्ट्रक्चर वाले को बिल्कुल अलग कर दिया है। तो जितने भी थ्योरी वाले ऊपर वाले सब्जेक्ट हैं उनमें लगभग 10 का वेटेज रखा है, और जो स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट है उनमें लगभग 7 का वेटेज इन लोगों ने रखा है। और ये एक साल नहीं, पिछले 3 साल को आप कंटिन्यूसली देखो, सब साल में ये बात लागू हो रही है। इसका मतलब ये मान के चलो कि प्री के अंदर जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है उनका वेटेज ज़्यादा रहने वाला है, और लगभग 10 पूछे जाएंगे। आप बोलोगे सर बीएमसी तो पूरा थ्योरी है, 14 पूछे जा रहे हैं। देखो बीएमसी 2 सब्जेक्ट है, बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी 2 मिला दिए मैंने, इसलिए 14 पूछे जा रहे हैं। अगर आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी को सेपरेट कर दो और बिल्डिंग मटेरियल को सेपरेट कर दो तो आप पाओगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सिलेबस थोड़ा सा ही है, तो वहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बिल्डिंग मटेरियल से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से 14 पूछे जा रहे हैं। समझ गए मेरी बात को। तो ये बात बिल्कुल क्लियर कर लो कि जितना बड़ा सिलेबस है उतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले की तरह नहीं कि सिलेबस बहुत बड़ा है क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। तो वो चीज़ तो यहाँ पे खत्म कर दी है। तो एक बैलेंस पेपर आप लोगों को प्री में देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे ना तो बीएमसी के भर के क्वेश्चन मिलेंगे। आप सोचोगे बस बीएमसी पे पूरा फोकस कर लेते, काम बन जाएगा, नहीं बनेगा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर कर लो। तो 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई कि स्ट्रक्चर वाले पोर्शन को किस तरीके से टैकल करना है, और ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको किस तरीके से टैकल करना है। और इसी कंक्लूजन को मैं आगे यूज़ करूँगा जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की बात करूँगा कि कहाँ से लगाने हैं। तो ये चीज़ अभी दिमाग में सेट कर लो कि क्या वेटेज है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं थ्योरी की और रिविजन की, कि सर 30 से 35 दिन बचे हैं, कहाँ से थ्योरी पढ़े? क्या हम लोग शॉर्ट नोट्स पढ़े? क्या हम लोग फुल नोट्स पढ़े? कि थ्योरी पढ़े नहीं, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए? क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो वो चीज़ क्लियर करते हैं यहाँ पे। देखो पहली चीज़ तो ये है, अभी मैंने कंक्लूजन निकाला कि थ्योरी का वेटेज ज़्यादा रहेगा। सिंपल बात है, ठीक है। थ्योरी का वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो थ्योरी जो मेनली किन सब्जेक्ट से पूछी जाती है, पहला होता है बीएमसी, बहुत भर के थ्योरी है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इन्वायरमेंटल साइंस और सर्वे। ये 4 सब्जेक्ट को आप लोगों को 30 से 35 दिन में पूरा पढ़ना है। पूरा का मतलब ये है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज और जो गेट के आपके नोट्स होंगे ना उनको पूरा पढ़ना है। यहाँ पे शॉर्ट नोट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर लाइन में क्वेश्चन बनता है, और वेटेज ही बहुत अच्छा खासा है, और अभी भी वेटेज अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। ये बात भी श्योर है। तो पहली बात तो ये है कि इन 4 को तो पढ़ना पूरा। अब देखो सारे सब्जेक्ट पूरे पढ़ने बैठोगे तो कोई ना कोई चीज़ तो छूटेगी, या तो जीएस छूटेगा, या रीजनिंग छूटेगी, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छूटेंगे। तो वो तो सही सोच नहीं है, ठीक है। इसलिए अपन लोग क्या करेंगे, बाकी जो सब्जेक्ट है ना, बचे हुए 7 सब्जेक्ट मैंने ये नाम लिखे,
इनको पढ़ना आपको शॉर्ट में। क्यों पढ़ना है, रीज़न बताता हूँ। पहले सॉइल मैकेनिक्स की बात करते हैं। देखो सॉइल मैकेनिक्स में क्या होता है, या तो आपसे सीधा डेटा पूछेगा या फिर फॉर्मूले पे सीधा न्यूमेरिकल पूछेगा। दो ही तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन है पहले चैप्टर में से ही बन जाते हैं, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स में अगर आपको फॉर्मूला याद है, उसकी वैल्यूज याद है, तो सीधी वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकाल देना, काम खत्म। तो आपको मेन फोकस किस पर रखना है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब पूरी थ्योरी एक साथ बार बार पढ़ोगे ना तो सारी चीज़ें तो याद नहीं रहेगी ना, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें बार बार पढ़ोगे तो वो चीज़ें बिल्कुल दिमाग में रट जाएगी। और यही करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऐसे तो है नहीं बहुत तगड़े न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तगड़े न्यूमेरिकल 4-5 पूछे जाएंगे जो आपको फंसाने के लिए, वो आपको सॉल्व ही नहीं करने। अगर आप उनको सॉल्व करोगे तो समझ लो आपके 10-15 नंबर गए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी। अब देखो सोम और टॉस की बात करते हैं। सोम और टॉस में भाई ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बड़े बड़े न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, छोटे छोटे फॉर्मूले पूछे जाएंगे या फिर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो सीधा उन फॉर्मूले को याद करो ना, बाकी थ्योरी पढ़ने की जरूरी नहीं है। क्योंकि आपको ये पता है कि यार शियर फोर्स कैसे निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आने के बाद में बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। और प्रैक्टिस करने की भी ज़्यादा जरूरी है नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधे फॉर्मूले पूछेंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट से आराम से काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आरसीसी और स्टील। अब आरसीसी और स्टील में आपको कोई डिजाइन तो करना नहीं है क्वेश्चन जो बार बार रिवाइज करो। आपको क्या करना है, क्लोज याद रखने भाई, उनकी वैल्यूज याद रखनी है। तो सीधी सीधी बात है ना, शॉर्ट नोट्स में आप सीधे क्लोज याद करो। अब डिजाइन प्रोसेस बार बार नोट्स लेके बैठ जाओगे पढ़ने के लिए तो वो टाइम का वेस्टेज है, प्री में तो काम आएगी नहीं, ठीक है। उसका देखो फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जाए सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे या फिर सीधे कॉन्सेप्ट होंगे। सिंपल बात है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पूछी जाएगी जो आप लोगों को ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग जो आराम से एक बार कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आप लोग फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करके काम चला सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो आधे क्वेश्चन तो डेटा बेसिस होंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन होगा जो छोटे मोटे फॉर्मूले पे पूछ लेगा, नहीं तो थ्योरी का क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे आप लोग जब पूरा भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास में टाइम है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी भी थोड़ी पूछी जाती है। और अगर टाइम नहीं है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को लास्ट में जो है थोड़ा टेकल कर सकते हो जिस हिसाब से टाइम मिलता है। देखो इरीगेशन, आप बोलोगे सर इरीगेशन तो थ्योरी है, फिर आप बोल रहे शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। देखो इरीगेशन की थ्योरी ऐसी ना, एक बार पढ़ लो, कम से कम 15 से 20 दिन नहीं बोलोगे, पक्की बात है। देखो बाकी सब्जेक्ट की थ्योरी आप बोल सकते हो, लेकिन इरिगेशन में बहुत बेसिक चीज़ें होती है। एक बार समझ में आया इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इरिगेशन में क्या है, 2-4 चैप्टर के अंदर छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 फॉर्मूले होंगे पूरे इरिगेशन में, ठीक है। जैसे लेसी थ्योरी हो गया, वहाँ से सीधे फॉर्मूले पूछ लेते कई बार पेपर में। तो उन चीज़ों को बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये बात होगी कि मेरे हिसाब से 30 से 35 दिन में किस तरीके से टैकल करना है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट आप जो है एक बार पढ़ चुके हो अभी तक। अब बात है कि 30 से 35 दिन में क्या करना है, तो अभी ये कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखो इसके साथ में एक रिवीजन का ना भाई बहुत बढ़िया प्लान आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो पूरी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। क्योंकि आप एक बार अगर पूरे पढ़े और फिर सोचे कि मैं रिवीजन कर लूँगा, इतना टाइम तो बचा नहीं है। तो रिवीजन किस तरीके से करना है, यहाँ पे 2 तरीके की रिवीजन आप लोगों को करने हैं। देखो एक तो होती है RTR टेक्निक और एक होता है वीकली रिवीजन। RTR का मतलब क्या है, ये ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ है ना आप लोगों को आगे लेके जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका 30 दिन बाद में, ठीक है। स्टार्टिंग में आप लोगों को लगेगा मेरा सिलेबस धीरे चल रहा है, क्योंकि इस आप RTR टेक्निक का यूज़ करोगे तो, लेकिन बाद में कॉन्फिडेंस हो जाएगा। देखना कैसे, ध्यान से सुनना भाई। देखो आप लोगों को क्या करना है, मान लो आज आपका डे 1 है, ठीक है। आज आपने स्टार्ट किया, सबसे पहले मान लो सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट किया, शॉर्ट नोट्स पढ़े। एक दिन में एक सब्जेक्ट निपटा देना शॉर्ट नोट्स वाले का, तो ठीक है। और जो बड़े सब्जेक्ट है 2 से 3 दिन ले लेंगे जो पूरे पढ़ोगे, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स पूरी पढ़ी तो आप लोग क्या करोगे, आपके पास में इधर आपके शॉर्ट नोट्स है, इधर आप क्या करो एक A4 साइड पेज ले लो। सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी, शॉर्ट नोट्स पढ़े, सारे पढ़ लिए। लगभग आपको 70% चीज़ें तो याद होगी, बस आप रिवाइज कर रहे होगे फॉर्मूले वगैरह। 30% डेटा होंगे या फिर ऐसे फॉर्मूले होंगे जो आप भूल जाते हो, उनको साथ साथ लिखते जाओ। ऐसे मान के चलो कि यह आपका रफ पेज है और उसमें लिख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा सलीके से लिखना है पूरा, है ना, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये 30% डेटा आप यहाँ ले आए, ठीक है। आपका बाकी डेटा 70% आपको याद ही था। ऐसा करने के बाद में क्या करा, मान लो आपने 5 घंटे में पूरे शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए सॉइल मैकेनिक्स के। पूरा करने के बाद में थोड़ा सा ब्रेक ले और ये जो 1 से 2 पेज बने इनको एक बार रिवाइज कर लो। कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप शॉर्ट नोट्स पढ़ो ना, तो उनको बंद करने से बेहतर है कि 5 मिनट का ब्रेक ले और एक बार पूरे सारे के सारे जो लिखे हैं उनको रिवाइज कर लो, ताकि वो दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। फिर अगले दिन क्या करना है, जैसे ही उठो स्टार्ट करो टेक्निकल। सबसे पहले ये जो पहले दिन पढ़े थे ना 2 से 3 पेज, इनको पढ़ो,
तो ये हो गया रिवीजन। फिर उसके बाद में पढ़ो नए सब्जेक्ट की थ्योरी, और उसके बाद ये जो नया सब्जेक्ट पढ़ा उसका रिवीजन जैसे पहले दिन किया था ना वैसे 2-3 पेज का करना है, ठीक है। तो ये हो गया RTR, ठीक है। रिवीजन से स्टार्ट किया, थ्योरी पढ़ी, रिवीजन पे एंड किया। ये टेक्निक आप लोगों को यूज़ करनी है। फिर अगले दिन क्या करोगे, ये जो पहला सब्जेक्ट पढ़ा था ना डे 3 के अंदर, इसका रिवीजन नहीं करना, सिर्फ ये वाला, ये थ्योरी और ये रिवीजन किया था ना इसको स्टार्ट करो, और फिर उसके बाद में नई थ्योरी और उसके बाद रिवीजन। ये टेक्निक अपनाओ। 6 दिन आप लोगों को ऐसे करना है, और 7वें दिन क्या करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। आप लोगों ने 6 दिन में 6 सब्जेक्ट पढ़ने ना शॉर्ट नोट्स के, 3 सुबह और 3 शाम को रिवाइज कर लो एक तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में पूरे 7 दिन का रिवीजन होगा। रिवीजन कैसे करना है कि सर ये तो एक दिन में एक सब्जेक्ट कर रहे थे, तो फिर 6 सब्जेक्ट एक दिन में रिवीजन कैसे होंगे, ये नहीं करना आपको। ये जो 30% के नोट्स बनाए थे ना आपने 2 से 3 पेज हर सब्जेक्ट के, सिर्फ इतना ही रिवीजन करना है। देखो ये टेक्निक काम करेगी। जब आप लोग पढ़ते हो ना तो आप खुद महसूस करोगे बहुत सारी चीज़ें तो आपको आती है, लेकिन जब आप पूरा पढ़ते हो तो टाइम तो वेस्ट होता है। तो आप लोगों को खुद पे भरोसा रखना है कि यार मेरे को आती है तो मतलब आती है, अब जो नहीं आती ना उस पर ही मेहनत करनी है। और इन 30 से 35 दिनों में तभी आपका इंप्रूवमेंट हो पाएगा। बहुत सारे लोगों के क्या है, स्कोर इंप्रूव ही नहीं हो रहा, रोज मैसेज करे सर स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी टेक्निक सही नहीं है भाई, ठीक है। तो RTR टेक्निक और वीकली जो टेक्निक ना इससे काम करना है, और आराम से 30 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। देखो ये 7 सब्जेक्ट है, इनमें आप मैक्सिमम कितने दिन लगा सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम मान लो कि 10 दिन लगा सकते हो। मान लो कोई बड़ा सब्जेक्ट है तो ज़्यादा दिन भी लग गए। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है। BMC में कितने दिन लगेंगे, 3 दिन मान लो मैक्सिमम। QS में 2 दिन मान लो। इन्वायरमेंटल साइंस में 3 दिन मान लो, ठीक है। और सर्वे में 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन मान लो, ठीक है। तो ये दोनों मिला के कितने हुए, 20 दिन। 3 बीच के अंदर संडे के रिवीजन के निकाल दो, ठीक है। तो +3 23 दिन, 2 दिन और निकाल दो 25 दिन। फिर भी देखो 30 दिन नहीं लगे। और इस तरीके से चलोगे तो आप खुद सोच के चलो कि 3 तो संडे के अंदर 3 बार पूरा पूरा रिवीजन हुआ। हर दिन आप रिवीजन कर रहे हो जो अलग चीज़ है, और आराम से आपका कवर भी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स पढ़ने के टाइम पे आपको एक सब्जेक्ट में 5 से 6 घंटे से ऊपर नहीं लगते अगर सही तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए तो ये टेक्निक आप काम में ले सकते हो। 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो आप, और उसके बाद में जो बचे हुए 4 से 5 घंटे उसके अंदर कुछ टाइम में 2 से 3 घंटे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे, और 2 से 3 घंटे जो आप लोग क्या करोगे, अपना GS और रीजनिंग वाला पोर्शन तैयार करोगे। तो 10 से 12 घंटे मिनिमम पढ़ोगे तभी आपका ये प्लान काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को थ्योरी और रिविजन को टैकल करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर प्रैक्टिस का क्या करें, समझ नहीं आ रहा। SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, ESE के लगाए कि नहीं लगाए, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक भी लगाए। देखो मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले तो आप SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ सारे, लेकिन लगाते टाइम एक ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, वही A4 साइड सीट जो है आप लोगों को रखनी है, और एक साइड में आप लोग क्या करोगे, अपना जो क्वेश्चन लगाओगे। तो जैसे मान लो आपने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन लगाए, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके। अब इन 10 के अंदर क्या होगा, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे सोल्व नहीं होंगे। कुछ न्यूमेरिकल होंगे, कुछ डेटा होंगे, और कुछ जो है फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे। देखो जो डेटा होंगे, जैसे मान लो किसी में IAS कोड पूछ लिया, वो आपको नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को तो मार्क करना ही है। जो क्वेश्चन नहीं आए वो सारे मार्क कर लो। मान लो 3 क्वेश्चन नहीं आए तो 3 मार्क कर लिए। अब अगली बार आपको 3 ही लगाने हैं, लेकिन एक काम और साथ में करना। वो क्या करना है, जो डेटा बेसिस क्वेश्चन है जिनमें सीधा सीधा डेटा पूछ लिया आपको याद नहीं है, उनको आपको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है। कौन से शॉर्ट नोट्स में, जो 2 से 3 पेज आपने बनाए थे पहले दिन। जैसे क्वेश्चन पहले दिन पढ़ोगे पूरा का पूरा सब्जेक्ट, फिर 2 से 3 पेज बनाओगे, फिर अगले दिन उसके क्वेश्चन लगाओगे। उन 2 से 3 पेज में लिख लेना है, क्योंकि आगे जाके आप वो 2-3 पेज ही पढ़ोगे, पूरे शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ोगे। तो देखो ये डेटा लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन लगाया, डेटा आपको नहीं है, आपने देख लिया, आगे बढ़ गए। दोबारा क्वेश्चन लगाने आओगे, वापिस याद नहीं रहेगा, फिर याद करोगे, फिर चल जाओगे, फिर याद नहीं रहेगा, और एग्जाम में जाओगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर कहीं पे क्वेश्चन में डेटा पूछा आपको नहीं आया तो उसको बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा। और बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बार बार वो क्वेश्चन पूछा जाता है, डेटा ही डेटा पूछे जाते हैं, रिपीट होता रहता है वो क्वेश्चन, और अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन गलत करना बहुत बड़ी मूर्खता हो जाती है, क्योंकि 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो क्वेश्चन 30 सेकंड में देखते सॉल्व हो सकता था वो तो आपने किया नहीं, और बड़े बड़े क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप लोग बाहर हो जाओगे। तो ये चीज़ आप लोगों को तैयार करनी है कि पहले तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको मार्क करना, अगली बार वही सॉल्व करने हैं। और दूसरी चीज़, डेटा को छांट के साइड में लिख लेना है। 3-4 पेज बनेंगे मैक्सिमम पूरी SSC JEE के प्रीवियस ईयर पेपर में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखो सर EAC का क्या करें। देखो जिन्होंने SSC JEE को पूरा अच्छे से तैयार कर लिया ना, उनको EAC पे जाना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट में, ठीक है। कुछ कुछ सब्जेक्ट में क्यों, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को कि जो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है उसमें तो भाई ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल बेसिक होंगे। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑफ RCC, इनके क्वेश्चन देखोगे ना आप EAC के, तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो वो क्वेश्चन ना तो यहाँ पे पूछे जाएंगे पहली बात तो SSC में,
और ना ही उनका ज़्यादा वेटेज है। तो स्ट्रक्चर वाले जितने भी सब्जेक्ट है ना उनके तो ईएससी लगाओ मत, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं। थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट हैं उनके ईएससी लगा सकते हो अगर आपके पास में टाइम है तो आप क्या करो, सबसे पहले बीएमसी से स्टार्ट करो, क्योंकि बीएमसी में जो थ्योरी पूछी जाती है बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ईएससी में अगर आपके वो क्लियर हो गए तो एसएससी क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सर्वे लगाओ, ठीक है। सर्वे इसलिए बोल रहा हूँ, सर्वे के न्यूमेरिकल तो छोड़ देना, ईएससी के न्यूमेरिकल छोड़ देना, थ्योरी लगाना, क्योंकि थियोडोलाइट वगैरह में बहुत अच्छी थ्योरी जो है ईएससी में पूछी जाती है, और वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए तो एसएससी का क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट तो आपको लगाने ही लगाने चाहिए ईएससी से। बाकी आपके पास में टाइम मिलता है तो जिस हिसाब से मैंने सीक्वेंस सेट करी ना थ्योरी वाले क्वेश्चन की, जैसे आप इरिगेशन लगा सकते हो, उसके बाद में आप इन्वायरमेंटल साइंस भी लगा सकते हो चाहो तो वो बाद की बात है, लेकिन ये दो सब्जेक्ट तो है आप लोगों को लगाने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ से जो है अच्छा खासा वेटेज है, दोनों को मिला के लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आप लोगों के फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि बीएमसी और सर्वे के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो 22-30 सेकंड में हो जाते हैं, और यहाँ पे आप अगर कम टाइम में स्कोर खींच के ले गए ना तो आपको आराम से लीड कर जाओगे, ठीक है। तो ये बात हो गई ईएससी की। आपको स्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन है उसके तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं लगाने ईएससी के, बाकी आप अपने टाइम के हिसाब से लगा लेना, ठीक है। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, बुक लगा लेते हैं लेकिन उसका रिवीजन ही नहीं करते, उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो रिवीजन कैसे करोगे, एक तो जो डेटा होंगे उनको आप अलग से लिख लोगे एक पेज के अंदर, तो उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है। दूसरा क्या करोगे, जो न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल का मेरा मतलब यह है, जैसे बीएमसी देखो, बीएमसी में क्या होता है 3-4 तरीके के न्यूमेरिकल है, सिर्फ 3-4 न्यूमेरिकल वो बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना, वो 3-4 न्यूमेरिकल है ना उनको छांट लेना है कि यार ये 3-4 न्यूमेरिकल है, उनको हाईलाइट कर लो और उनको 2-3 बार लगाओ, ठीक है। फिर इसी तरीके से सर्वे में तो कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट ही होते रहते हैं, उन न्यूमेरिकल को टाइम टू टाइम भाई रिवाइज करते रहना है। बाकी आपके पास में अगर 30 दिन में टाइम मिलता है तो जो क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे पहली बार में नहीं आए उनको लगा सकते हो, लेकिन अगर टाइम नहीं मिलता तब भी आपको डेटा को रिवाइज करना है, और जो पिन पॉइंटेड न्यूमेरिकल जहाँ से पूछे जाते हैं आप लोग जब न्यूमेरिकल लगाओगे समझ में आ जाएगा कि ये न्यूमेरिकल बार बार पूछे जा रहा है, तो उसको एक अलग से स्टार या फिर हैश ऐसे लगा के मार्क कर लेना और उसको लगा के जाना ही जाना है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि एसएससी प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना और नया पेपर देखोगे तो लगभग 60 से लगभग 65 क्वेश्चन तो ना रिपीट हो जाते हैं एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी डेटा पे, उसी न्यूमेरिकल के ऊपर। तो ये चीज़ है ना, ये 60 से 65 क्वेश्चन है ना, यही आप लोगों के जो 30 से जो 40 क्वेश्चन नहीं पूछे जाए ना उनका डिसीजन ले पाओगे कि वो कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि इनमें अगर कम टाइम में सोल्व कर दिया तो इनमें सोचने का टाइम मिल जाएगा, और यहीं पे अगर आप सोच सोच के करोगे तो फिर ये गए आपके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों की कि एसएससी जो है कि प्रीवियस ईयर अच्छे से रट लेने पूरे, ताकि ये जो 60-65 नंबर है ना ये आपके 30 मिनट में आ जाए, और उसके बाद में आराम से आप जो 40 क्वेश्चन बचे हुए सोल्व कर पाओ, ठीक है। तो ये हो गई कि किस तरीके से आप लोगों को रिविजन करना है। अब देखो टेस्ट बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने का फ़ायदा है कि नहीं, मैं फुल सिलेबस दे लेता हूँ। देखो टेस्ट ऐसी चीज़ है जहाँ से दो चीज़ें क्लियर होगी, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा, ठीक है। आप ये सोच के चल रहे कि मैं लास्ट में 5 टेस्ट दे लूँगा, पक्की बात है आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, आपको कमियां समझ में आएगी कि आपके पास में जो चीज़ है कंटेंट है उसमें कमी है कि वो परफेक्ट है, ठीक है। इससे क्या मतलब है कि आप क्या करो, सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, ठीक है, और उसके बाद में क्या करो, सेल्फ एनालिसिस करो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में क्या होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, किसी टेस्ट में 25 क्वेश्चन होंगे, जो भी टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लगभग हर टॉपिक को टच किया जाएगा। फिर आप क्या करोगे, सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट है, जैसे मान लो 2 से 3 टेस्ट दिया आपने एक सब्जेक्ट के बीएमसी के दिए, फिर आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यार मैं जो है लगभग 70-75% क्वेश्चन तो कर पा रहा हूँ, 25% क्वेश्चन नहीं कर पा रहा। पहले टेस्ट में देखा कि वो 25% क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से लिख लिए, दूसरा टेस्ट दिया कंटिन्यूस में फिर लिख लिए, फिर तीसरा दिया फिर लिख लिए। फिर आपको समझ में आएगा कि यार ये 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन है साले, इनमें तो मेरे गलत होते हैं। इसका मतलब आपके जो 2 से 3 टॉपिक है ना उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहीं से आप लोगों को समझ में आएगा कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ कमी रह रही है, ठीक है। और उसके बाद में एनालिसिस जो है किस तरीके से करना वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। आप लोगों को पेज में अच्छे से लिखना है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए, फिर मैच करना है कि कॉमन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। फिर देखो टेस्ट देने के बाद में क्या, अब यार टेस्ट का रिवीजन तो आप कर नहीं पाओगे, इतना टाइम तो है नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे थे तो वहाँ पे क्या था, कोई इंपॉर्टेंट डेटा पूछ लिया, फैक्ट पूछ लिया तो उसको आप लिख रहे थे। वैसे टेस्ट देने के बाद में अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा पूछता वो गलत हो जाता तो उसको भी लिख लो। तो एक तरीके से टेस्ट को उस हिसाब से लेना है जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हो, ताकि आप लोगों के टेस्ट में जैसे मान लो 500, 700, 1000 जो भी क्वेश्चन लगाते हो उनमें से भी आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और वो कवर हो जाएंगे जो गलत हो रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह टेस्ट में वापस से रिवाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको डेटा को लिख लेने एक चीज़ साथ में, ताकि आपका रिवीजन एक तरीके से टेस्ट का साथ में होता रहे।
ठीक है, तो ये बात होगी। अब देखो, अब बात करते हैं कि पेपर सॉल्व करते टाइम क्या अप्रोच रखनी है, विशेषकर फुल सिलेबस में। देखो, मैं लॉजिक के साथ में सारी चीज़ें बताऊंगा, आप लोगों को ठीक लगे तो मान लेना, नहीं तो ये अप्रोच आप अपने हिसाब से रखना भाई, क्योंकि हर आदमी की अलग सोच होती है और उसके हिसाब से उसका अलग टैलेंट भी होता है। तो किसी का कहाँ टैलेंट होगा, कहीं किसी का कहाँ, तो वो वेरी कर जाएगी चीज़ें। लेकिन मैं अपनी बता देता हूँ। देखो, मेरे हिसाब से टेक्निकल को कभी भी एक राउंड में पूरा सॉल्व नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा मानना ये है कि टेक्निकल में आप लोगों को स्टार्टिंग में 40 से 45 मिनट में पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए। रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है कि एक बार जब आप पेपर पूरा निकाल लोगे ना, तो आप लोगों को एक समझ में आ जाएगा कि न्यूमेरिकल कितने पूछे गए, टफ क्वेश्चन कितने के। और दूसरी चीज़ ये है कि आप उलझोगे नहीं। कई बार क्या होता है ना, लोग न्यूमेरिकल में उलझ जाते हैं और एक न्यूमेरिकल में मान लो आपने 3 मिनट लगा दिया, 4 मिनट लगा दी, आप समझ के चलो कि आपके रीजनिंग में टाइम कम हो गया। और ऐसे आप मान लो 3 न्यूमेरिकल में उलझ गए, 10 मिनट खराब हो गई, फिर भी वो क्वेश्चन सोल्व है कि नहीं उसकी भी गारंटी नहीं है। और 10 मिनट तो बहुत होती है एसएससी के अंदर। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को क्या करना है, जितने भी डेटा बेसिस क्वेश्चन है जो आते हैं एक ही बार में लगा देने हैं, कॉन्सेप्चुअल है एक ही बार में लगा देना है, थ्योरी है वो लगा देनी है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल छोड़ने हैं। क्योंकि एक चीज़ बताता हूँ, जब 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना 2 घंटे में, तो कई बार क्या होता है ना, आप कॉन्सेप्ट को वापस से जाके सोचते हो, आपको कुछ रिकॉल होता है, आप कर देते हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आप कॉन्सेप्ट को दोबारा सोचने का टाइम मिलेगा नहीं, एक बार में जो आया लगा दो। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को न्यूमेरिकल और जो लेंथी क्वेश्चन है उनको पहले राउंड में छोड़ देना है, टच नहीं करना, छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर देने हैं। अब कई लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सारे छोड़ देंगे, वो भी गलत है। रीजन बताता हूँ। आपने एक क्वेश्चन को पूरा पढ़ा, आपने 30 सेकंड लगा दी उसमें, ठीक है, फिर छोड़ दिया उस न्यूमेरिकल को, जबकि वो न्यूमेरिकल छोटा सा था। वापस आओगे ना तो क्वेश्चन पूरा वापस से पढ़ना पड़ेगा, तो वापस 30 सेकंड लगेगी, जबकि उस क्वेश्चन को आप पहली बार में भी कर सकते थे। तो 30 सेकंड खराब हो गई एक क्वेश्चन के अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में आया, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल कर देता हूँ, तो तुरंत कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू रखी, कैलकुलेशन लेंदी लग रही है, डब्बा लगा के चल जाओ, अगली बार आओ तब उस डब्बे को सॉल्व कर दो, टाइम मिले तो, ठीक है। तो इस तरीके की अप्रोच रखनी है टेक्निकल में। टेक्निकल में एक राउंड में सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, फंस जाओगे, मैं पक्की बात बता रहा हूँ। रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व नहीं आएंगे फिर। रीजनिंग में आप एक राउंड भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है, रीजनिंग किसकी कितनी स्ट्रांग है। अगर आपकी स्ट्रांग है, टाइम कम लग रहा है, टाइम आप लोगों को पता लग जाएगा। मान लो आपको टाइम कम लग रहा है, फटाफट रीजनिंग हो रही है, तो एक राउंड में निपटा दो। किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो लग जाने दो। लेकिन अगर मान लो आपको रीजनिंग खराब है, आप लोगों की सोल्व ही नहीं और हर क्वेश्चन में फंसे जा रहे हो, तो पहले ईजी कर लो 30 मिनट के अंदर, और उसके बाद में जो है जीके सॉल्व करो, और उसके बाद वापस रीजनिंग में आओ। तो आप 1 और 2 ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ज़्यादा टाइम लग रहा है तो बीच में लेंथी क्वेश्चन छोड़ने, फिर आपको समझ के चलना है रीजनिंग टफ है, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज़ है, दिमाग में क्लिक करेगी तो तुरंत कर जाएगी, नहीं तो आप कितना टाइम लेके बैठे रहो, नहीं होगी फिर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब जनरल स्टडीज, इसमें एक ही राउंड लेना, दूसरे की सोचना ही मत। क्योंकि देखो, इसमें सोचने जैसा कुछ होता, आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, बात खत्म। अब आप लोग इसमें सोचोगे यार मैं बाद में सोच के देखूंगा कि यार ये इसका आंसर क्या था, तो वो मूर्खता है। फिर उसके बाद में तो आप तुक्का ही मारोगे, सीधी बात है। तो मेरा मानना है जनरल स्टडीज़ में जो लगाना है वो लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ, और ज़्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं। मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। मान लो आपने 5 क्वेश्चन लगाए, 5 तुक्के मारे जनरल स्टडीज़ में, 4 आपके गलत हो गए, 1 सही हुआ, आपको कितना मिला, 0, ठीक है। क्योंकि 1/4 नेगेटिव, तो विशेष फर्क पड़ता नहीं है। थोड़ा बहुत रिस्क ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 5 में से 1 तो सही हो ही जाएगा भाई, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है कि जनरल स्टडीज़ में आप दोबारा जाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, जो लगाना एक बार में लगाया निकल लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को पेपर सॉल्व करना चाहिए। और ये प्रैक्टिस जो आप 5 से 7 जो फुल सिलेबस टेस्ट में पहले ही कर लेना घर पे बैठ के, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार ये अप्रोच मेरे साथ में काम कर रही कि नहीं कर रही, ठीक है। और उसी के हिसाब से आप जो है मेंस में जाना। अब देखो टेस्ट सीरीज, सर टेस्ट सीरीज़ किसकी लगाए। देखो मेरी तो कोई टेस्ट सीरीज़ है नहीं, मैं ना ही किसी का प्रमोशन करता, तो मैं आप लोगों को बोल दूँ कि यार ये सही है, तो मैं तो सच सच बात बताऊंगा। क्योंकि मैं चाहूँ तो प्रमोशन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ कोड वोड बता दूंगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मैं कोई कोड बताऊंगा नहीं, ना ही कोई प्रमोशन करूँगा, मैं सही बात बताऊँगा। तो मेरे हिसाब से एक तो टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज है ना वो सही है। रीज़न ये है कि उसमें हर तरीके के टेस्ट है, सिलेबस आप सब्जेक्ट वाइज देखोगे वो भी मिल जाएंगे, फुल सिलेबस भी मिल जाएंगे। और दूसरी जो सबसे तगड़ी चीज़ है वो मैं बताता हूँ, आप लोग क्या करोगे, रीजनिंग प्रैक्टिस करोगे ना, तो रीजनिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल पेपर है ना, उनमें ओनली रीजनिंग और जीएस पे प्रैक्टिस कर सकते हो कि कितना टाइम आ रहा है। तो आपके सिविल के जो टेस्ट है ना वो ख़राब नहीं आएंगे, समझे। जैसे मान लो मैकेनिकल का 10 फुल सिलेबस है, आप सीधा रीजनिंग प्रैक्टिस करो कि यार मेरे 50 क्वेश्चन कितने मिनट में हो रहे हैं। अब ये 50 क्वेश्चन कितने मिनट में हो रहे हैं ये आप लोग किताब से सॉल्व करोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन टेस्ट दोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ये है कि आप लोग एक टेस्ट सीरीज़ खरीदोगे, उसमें सारी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब कुछ। तो वहाँ पे रीजनिंग के अंदर आप लोगों को बड़ी सहायता हो जाएगी इस वाली टेस्ट सीरीज़ से। बाकी अगर आपके पास में कोई टेस्ट सीरीज़ है तो आप
कैसी है क्या है, उस हिसाब से आप खुद को ही जज करना पड़ेगा। मैं ये एक बता सकता हूँ। बाकी मेडी IAS मास्टर ये सब लोग क्या करते हैं ना भाई, ESC गेट इन पे फोकस करते हैं, SSC पे। ये तुमको लगता है क्या इनके टीचर बैठ कर क्वेश्चन बनाते होंगे? मुझे तो नहीं लगता भाई कि उनके पास इतना टाइम होता होगा, और इतनी महंगी महंगी टेस्ट सीरीज है। और वैसे भी टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए इसकी तो कोई गारंटी नहीं होती। तो मेन बात है प्रैक्टिस की, टाइम को मैनेज करना आप लोगों को। तो टेक्स्ट बुक मेरे हिसाब से सही है। आपने कोई और ले रखी है वो आपको सही लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दुनिया भर की टेस्ट सीरीज है भाई, सब तो मैं भी ले लेके नहीं देख सकता ना कि कौन सी सही है कौन सी खराब है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। मैं तो ये एक रिकमेंड आप लोगों को करूँगा, ठीक है। और एक बार फिर बोल रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है भाई टेक्स्ट बुक की तरफ से, क्योंकि होता तो मैं कोड बता देता, सीधी सी बात है। तो इतनी सी बात है। तो आज के वीडियो में बस इतना है भाई, आज का डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।